हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो आपके एग्जाम्स DSSB TGT नेचुरल साइंस एंड KBS साइंस TGT एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिक सा चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, और यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है DSSB TGT नेचुरल साइंस को ध्यान में रख करके मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। बेसिकली TGT नेचुरल साइंस की अगर मैं बात करूँ, DSSB, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इस एग्जाम का आपके NCERT से डायरेक्टली जो भी फैक्ट्स हैं वहां से आपके पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड, बेसिकली ये NCERT का ही चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9th का ये बेसिक सा चैप्टर है। इसी चैप्टर को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का। सबसे पहले हम जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम क्या होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम की अगर मैं बात करूं तो यहां से बेसिकली आपको दो इंडियन फिलोसोफर एंड दो ग्रीक फिलोसोफर का नाम याद रखना है। फर्स्ट है आपका महर्षि कन्नड जी और सेकंड है आपका पकुधा कत्यायामा। इनके जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी पोस्टुलेट्स है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले इस पॉइंट को हम देख लेते हैं कि एंशिएंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ये क्या थे, वॉन्डर्ड थे। इस बात से लेकर के जो भी आपका मैटर है, सपोज ये आपका कोई मैटर है और मैटर की जो भी प्रॉपर्टीज है ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैटर में क्या होता है कि मास होता है, और उसके बाद से ये जो है आपका प्लेस ऑक्युपाई करता है। कोई भी मैटर है उसमें मास होगा और वो क्या करेगा कि प्लेस को ऑक्युपाई करेगा। तो इसका जो भी अनसीन और इसका जो भी फॉर्म आप कह सकते हैं, इस बात से लेकर के क्या थे कि वो कैसे कंबाइन होकर के दूसरे मैटर का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो इस बात से लेकर के आपके इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स वॉन्डर्ड थे। ये जो आइडिया है आपका डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, ये कंसीडर किया जा रहा था आपके लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। 500 BC से जो आपका डिविजिबिलिटी, बेसिकली ये माना जा रहा था कि आपका ये जो मैटर है, बेसिकली मैटर जो है आपका क्या है कि इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है कि आपका एटम होता है। और एटम अपने आप में क्या होता है कि इनडिविजिबल होता है, इनडिविजिबल होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट था। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि एटम्स आपके क्या है कि इनडिविजिबल हैं। लेकिन ऐसा आगे चल करके जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखा गया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हो जाने के बाद से, तो एटम्स खुद भी क्या होता है कि अपने आप जो है वो डिविजिबल पार्टिकल है, उसके भी जो है कंपोनेंट पाए जाते हैं। इस जो भी कंपोनेंट है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियस हो गया, देन आफ्टर आपका न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इट मीन्स आपका एटम क्या होता है कि डिविजिबल होता है। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं एटम से रिलेटेड, मैं आगे आने वाले स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा। बस जस्ट आपको यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम में दो इंडियन फिलोसोफर एंड दो ग्रीक फिलोसोफर का नाम याद रखना है। अगर मैं बात करूं इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड, इनके स्टेटमेंट क्या थे? इनके स्टेटमेंट ये थे, जब हम किसी भी मैटर को, सपोज ये आपका कोई मैटर है, इसको आप क्या कर रहे हो कि टू पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो, तो आपको एक ऐसा पार्ट मिलेगा, फिर इसको आप दो पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको ऐसा पार्ट मिलेगा, फिर इस मैटर को आप क्या कर रहे हो कि दो पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो तो फिर आपको ऐसा कुछ मिलेगा। इट मीन्स जब आप किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाओ, मैटर को डिवाइड करते जाओ, अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। और इसी जो ये जो आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचेगा, इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को महर्षि कन्नड ने क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। आई होप आपको ये नाम बहुत अच्छे से पता होगा, अच्छे से याद रखना है। महर्षि कन्नड ने ही कौन सा टर्म दिए थे? परमाणु। जो आपके अनदर इंडियन फिलोसोफर थे पकुधा कत्यायामा, उन्होंने इनके पॉइंट को, इनके डॉक्ट्रिन को, जो महर्षि कन्नड के जो भी स्टेटमेंट थे, जो भी लॉज थे, जो भी डॉक्ट्रिन आप कह सकते हैं, इसको इन्होंने इलोबोरेट किया।
बेसिकली उन्होंने ऐड क्या किया कि दिस पार्टिकल्स, बेसिकली ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल है किसी भी मैटर का, ये आगे चल करके क्या होते हैं कि ये नॉर्मली एग्जिस्ट होते हैं और ये कंबाइन होते हैं, जिसके द्वारा ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर का ये फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। सपोज ये आपका इंडिविजुअल पार्टिकल है, आपने मान लीजिए कि आपने इस मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट किया, डिवाइड करते करते आपको अल्टीमेटली एक छोटा सा पॉइंट मिला जिसका फर्दर डिवीजन इम्पॉसिबल है। तो इसी पॉइंट को जो है आपके पकुधा कतयामा ने कहा था कि ये आपके एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्मली एग्जिस्ट करेंगे और ये आगे चल करके किसी दूसरे से कंबाइन होकर के और अनदर फॉर्म ऑफ मैटर का ये फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो बेसिक सा पॉइंट्स था महर्षि कन्नड़ जी को लेकर के और पकुधा कतयामा को लेकर के, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, ये आपके महर्षि कन्नड़ जी हैं और इनका भी नाम बहुत ही फेमस है। ये आपके जॉन डाल्टन है जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किए थे, जॉन डाल्टन। तो इनके भी एटॉमिक थ्योरी उनको भी मैं आगे चल करके डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आपके दो ग्रीक फिलोसफर थे, डेमोक्रिटस एंड द लुसिपस। इनका भी नाम जस्ट आपको एज इट इज याद रखना है। इन्होंने भी बेसिकली जो भी आपका परमाणु, जिन्होंने जो आपकी पकुधा कतयामा और महर्षि कन्नड़ ने जो स्टेटमेंट परमाणु को लेकर के दिए थे, इनका क्या पोस्टुलेट्स था। बेसिकली डेमोक्रिटस एंड लुसिपस ने सजेस्ट किया था कि बेसिकली ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इनका भी पॉइंट एज इट इज सेम ही था जो आपके कतयामा और पकुधा कतयामा और आपके महर्षि कन्नड़ जी का था। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इनके स्टेटमेंट में, दोनों लोगों के स्टेटमेंट में काफी सिमिलैरिटी थी। बस केवल उन्होंने, जो डेमोक्रिटस थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो आपके इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उसको उन्होंने एटम्स का नाम दिए थे। कौन? लुसिपस ने। और कतयामा जो है, क्या नाम दिए थे उसको? परमाणु नाम दिए थे इंडिविजुअल पार्टिकल को। बस एक छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है और दोनों लोगों की जो मीनिंग थी एज इट इज सेम थी। आगे चल करके बेसिकली ये जो आइडिया था वो केवल क्या था? फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस था। इसका कोई भी जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था जिससे इनके आइडियाज को क्या किया जा सके? वैलिडेट किया जा सके। बेसिकली आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि साइंस जो है आपके फैक्चुअल बेस पे रियलाइज नहीं करता है, उसको बेसिकली प्रूफ करना होता है। जो भी आप कुछ कह रहे हैं उसको आप एक्सपेरिमेंटली अगर आप प्रूफ कर पा रहे हैं तो आप साइंस उसको क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, अदरवाइज उसको नेग्लेक्ट करती है। कोई भी एलिमेंट्स और कोई भी कंपाउंड्स कैसे कंबाइन होते हैं और क्यों कंबाइन होते हैं, इसके बेस पे दो इंपॉर्टेंट लॉज आपको पढ़ने हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो आपके एंटोनी एन लेवोजियर, जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, एंड जो आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन को कहा जाता है, जॉन डाल्टन को कहा जाता है। तो एंटोनी एन लेवोजियर ने फाउंडेशन रखा था किसके? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। ये जो आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दो इंपॉर्टेंट लॉज है आपको याद रखने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। तो आइए एक एक करके इस दोनों लॉ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको जो है लेवोजियर ने प्रपोज किया था और ये फ्रांस के निवासी थे। और आपको अच्छे से पता भी होगा कि जो फ्रांस है वो आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। इसके अकॉर्डिंग बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है और इसको समझना बहुत ही आसान है। ये लॉ आपका क्या कह रहा होता है? ये लॉ आपका कहता है कि जो भी आपका रिएक्टेंट है, ये आपका किसी भी रिएक्शंस में दो पार्ट होते हैं जिसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो आपका सिंपल से एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि जो रिएक्टेंट का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है? आपका प्रोडक्ट के मास का इक्वल होता है। इट मींस केमिकल रिएक्शन में आपका मास का लॉस नहीं होता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड
नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही मास क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। दिस मीन्स दैट during a chemical reaction the sum of masses of the reactants and products remain unchanged। अगर आपके पास सपोज यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन आपके पास कितना है 2 ग्राम है, क्लोरीन आपके पास 2 ग्राम है, दोनों ये कंबाइन होकर के 73 ग्राम ही HCl बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है 74 ग्राम आपका HCl बन जाएगा, क्योंकि जितना आपकी क्वांटिटी रिएक्टेंट में होगा उतना ही क्वांटिटी आपको प्रोडक्ट में देखने को मिल रहा होगा। तो बेसिक सा लॉ है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है और यहाँ पे भी आपके प्रोडक्ट में भी आपके 2 हाइड्रोजन एटम्स है। यहाँ पे भी आपके 2 क्लोरीन एटम है और यहाँ पे भी आपके 2 क्लोरीन एटम है। इट मीन्स ये आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूं, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस, जो जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया था। ये भी फ्रांस के रहने वाले थे। 1799 में इन्होंने लॉज को प्रपोज किया था। ये भी लॉज आपका डिफिनिट प्रोपोर्शंस, इसको आप बहुत अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ये आपका वाटर एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में आपके 2 एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनका जो कॉम्बिनेशन जो रेशियो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, वो आपका फिक्स्ड होता है, चाहे कोई भी वाटर हो, बिस्लरी वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, चाहे सी वाटर हो, इसका जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो आपका फिक्स होता है। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का जो बेसिकली हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो आपका 1 कंसीडर किया जाता है। बेसिकली 1 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, लेकिन हम इसे 1 कंसीडर करते हैं। तो ये आपका 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा रेशियो। और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो है वो कितना है आपका, इसका एटॉमिक वेट जो होता है 16 होता है। तो जब हम देखते हैं वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है आपका 1:8। तो ये फिक्स्ड रेशियो होता है, फिक्स्ड रेशियो है, कोई भी वाटर हो, चाहे आपका बिस्लरी वाटर हो या फिर सी वाटर हो। बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास 9 ग्राम ऑफ वाटर है तो इसमें आपका 1 ग्राम क्या होगा, 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम आपका ऑक्सीजन होगा। इट मीन्स जो रेशियो होता है वाटर में, वो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 1:8 होता है। और यही आपका लॉ कहता है कि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस मीन्स कोई भी कंपाउंड हो जिसमें जो भी आपके एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। जहां कहीं भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेंगे वहां पे आपका वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेसिक सा लॉ है, आपको याद रखना है। दोनों ही लॉस आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड आपका लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपका इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि ये बेसिक सा थ्योरी है जो किस पे बेस्ड है, आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो प्रीवियसली मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये जो है एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एज वेल एज लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस को। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इनके जो भी पोस्टुलेट्स हैं, चाहे आपका एलिमेंट हो, चाहे आपका कंपाउंड हो, चाहे आपका कोई मिक्सचर हो, इसमें जो किससे मिलकर के बने होते हैं, एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिसको इन्होंने एटम्स टर्म दे रहे होते हैं, एटम्स। इनके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या हैं? फर्स्ट पोस्टुलेट से आपका जो भी मैटर जो होते हैं मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। कोई भी मैटर जो होता है, इस पार्टिकल्स को उन्होंने एटम्स कह रहे होते हैं। जो आपके पार्टिसिपेट होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, जो आपके एटम होते हैं वही आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। सेकेंड पॉइंट उनका ये कहता है कि एटम्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं। ये स्टेटमेंट आगे चल करके रॉन्ग प्रूफ होता है। क्यों? क्योंकि आपका एटम्स जो होता है वो खुद क्या होता है कि डिविजिबल होता है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई एटम है, इसका सेंट्रल पार्ट जो होता है जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे होते हैं, ये न्यूक्लियस कह रहे होते हैं, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आप ऑब्जर्व करते हैं और इसके चारों तरफ जो है आपके इलेक्ट्रॉन जो है आपके रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रिवॉल्व
कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपका एटम क्या है, एटम जो है आपका डिविजिबल है, लेकिन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये कहता है कि एटम्स आपके इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल पार्टिकल्स है। तो ये स्टेटमेंट आपका आगे चल करके रॉन्ग प्रूफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये अगर कोई आपका मान लीजिए कि आपका एक ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसके दो एटम हैं, दो एटम है, तो ये दोनों एटम की जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो आइडेंटिकल होगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों में क्या होगी कि सिमिलैरिटी देखने को मिल रहा होगा। और जो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, ये आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सपोज ये आपका ऑक्सीजन एलिमेंट का आपके दो एटम है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एलिमेंट के आपके दो एटम हैं। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम एक दूसरे से क्या उनकी आपके डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इट मींस उनकी प्रॉपर्टीज और मास क्या होगी कि डिफरेंट होगी। ये पॉइंट आपको ये फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि जो आपका एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। इट मींस जो एटम्स जो होते हैं वो आपके जो रेशियो जो होता है उनके कॉम्बिनेशन का वो एक होल नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो है फ्रैक्शन में एटम्स कभी भी कंबाइन नहीं कर रहे होते, हमेशा वो होल नंबर में ही वो कंबाइन करते हैं। जैसे आप एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, H2O में आपका दो हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है और एक ऑक्सीजन जो है आपका एटम कंबाइन कर रहा है, एक ऑक्सीजन एटम आपका कंबाइन कर रहा है। इट मींस जो कभी भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है इसमें जो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके होल नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द रिलेटिव नंबर ऑफ एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये जो भी काइंड्स ऑफ एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी कंपाउंड में वो आपके कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके सेकेंड स्टेटमेंट वो काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एटम्स को इनडिविजिबल पार्टिकल्स कहा था। यहाँ पे आप समझ सकते हैं थोड़ा सा पॉइंट, क्या होता है आपका एटम क्या होता है, और क्या आपका मॉलिक्यूल क्या होता है, और क्या आपका कंपाउंड क्या होता है। तो इन तीनों को थोड़ा सा मैं इलोबोरेट करना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं एटम, एटम ये जो आपका सेंट्रल पार्ट होता है, बेसिकली ये जो सेंट्रल पार्ट है इसे हम क्या कह रहे होते हैं, इसे हम न्यूक्लियस का नाम दे रहे होते हैं। और ये जो आपका चारों तरफ ये जो पार्ट है इसे हम क्या कह रहे होते हैं, इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन बेसिकली वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है आपके रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि इस एटम के अंदर जो भी आपके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर जो होता है बेसिकली वो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आपके सामने कोई एटम दे दिया जाएगा, न्यूट्रल एटम, और उसमें आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आने वाले जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर है द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। जस्ट आपको यहाँ पे एक सिंपल सा आइडिया याद ये रखना है कि जो भी आपके एटम है उस एटम में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं कि इक्वल होते हैं। अगर आपका एटम जो है न्यूट्रल है, अगर आपका कोई नंबर एटम क्या है कि न्यूट्रल है, और बहुत अच्छे से आपको पता हो कि एटम क्या होते हैं कि न्यूट्रल ही होते हैं, एटम जो होते हैं आपके न्यूट्रल ही होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो अगर एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव या फिर कोई निगेटिव चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि वेरी कर रहे होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो आपका बिल्कुल एज इट इज सेम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है एज ए इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो जो भी पॉइंट्स है मैं आने वाले जो भी नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आपको केवल डिफरेंस याद रखना है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं ये ऑक्सीजन ओ, अगर मैं वो कह रहा हूं तो ये आपका क्या है कि वो एटम की बात कर रहा है। अगर मैं O2 की बात कर रहा हूं तो ये आपका मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। अगर मैं H2O की बात कर रहा हूं तो आपका जो है ये कंपाउंड की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपके मोर देन वन एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और जब आपके मोर देन टू एटम्स कंबाइन होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, तो वहां पे आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिटेल में कि एटम क्या होता है, एटम का
टर्म का जो मीनिंग क्या होता है। एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर, ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। और ये जो वर्ड जो एटम है वो कहाँ से डिराइव किया गया, आपका जो ग्रीक वर्ड एटोमियो से डिराइव किया गया, जिसका मतलब क्या होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। इट मीन्स एटम की जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड एटोमियो से हुई है, जिसका मतलब ही होता है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। एटम्स आर वेरी स्मॉल, they are smaller than that anything that we can imagine or compare with. it means बहुत ही छोटे particles होते हैं आपके atoms. more than millions of atoms when stacked would make a layer barely as thick as this sheet of paper. it means a sheet of paper में more than millions of atoms आपके क्या होते हैं कि present होते हैं. in the end of the 19th and beginning 19th and the beginning of the 20th century ये आपका प्रूफ हो गया था कि जो आपके एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आपके डिविजिबल होते हैं, उनको डिवाइड किया जा सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, जहां से आपके ये जो कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन। जैसा कि मैं प्रीवियस डिस्कस कर चुका हूं कि यही पॉइंट आपका क्या कर रहा होता है कि डिफरेंट शो हो रहा होता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि डाल्टन कह रहे होते हैं कि एटम्स जो होते हैं आपके इनडिविजिबल होते हैं, इनडिविजिबल। लेकिन आपके एट द एंड ऑफ द 19 एंड द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी दिस इज प्रूव दैट कि जो भी एटम्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। कुछ आपके बेसिक से इंफॉर्मेशन है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर को आप देखोगे तो जो भी आपके फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि जो भी एटॉमिक रेडियस जो होता है, बेसिकली पहले आपको याद ये रखना है कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। तो आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि आपका क्या है कि ये कोई एटम है, ये दो एटम है, इस दोनों एटम का ये जो आपका ये जो मिड पॉइंट है, किसी भी एटम के मिड पॉइंट को जब आप दोनों मिड पॉइंट को अगर आप क्या करो कि एक दूसरे से सपोज ये आप सर्कल सपोज कर सकते हैं, ये आपका सर्कल है और दोनों सर्कल में आपका ये जो है आपका बेसिकली ये डायमीटर होता है, ये जो है आपका डायमीटर होता है, ये बेसिकली आपका डायमीटर होता है, और ये आपका ये पूरा का पूरा जो है आपका डायमीटर होता है, और ये पूरा का पूरा ये जो है आपका रेडियस होता है। तो बेसिकली डायमीटर जो होता है आपका रेडियस का हाफ होता है। और जब आप किसी भी दो सर्कल को यहाँ पे आप कंबाइन करते हैं और ये आपका सेंट्रल पॉइंट है और ये भी आपका सेंटर है, जब आप एक दूसरे को क्या करते हैं इसके सेंटर पॉइंट को जब आप मैच करते हैं तो आपको क्या मिल रहा होता है, आपको जो है डायमीटर मिल रहा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस क्या होगा, तो ये जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस का आपका जो हाफ है जो है d=r/2, यही आपका एटॉमिक रेडियस होता है। और एटॉमिक रेडियस को हमेशा किस में मापते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं। और नैनोमीटर क्या होता है आपका, नैनोमीटर होता है आपका 10⁹ मीटर, 10⁹ मीटर। एक मीटर में आपके जो है 10⁹ मीटर होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। रिलेटिवली साइज कुछ रेडियाई किसी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपके एटम ऑफ हाइड्रोजन का जो साइज होता है रेडियस में क्या होता है 10⁻10 मीटर होता है। देन आफ्टर आपका जो है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसका साइज क्या होता है 10⁻9 होता है। और मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बेसिकली आपके ब्लड में पाया जाता है और इसी के कारण आपका जो ब्लड जो होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो इसका साइज क्या होता है 10⁻⁸। आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम्स में फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं। ग्रेन ऑफ सैंड का जो आपका साइज क्या होता है 10⁻⁴ होता है। और जो आपकी सिटी जो है एंट में सिटी, जिसका जो साइज होता है 10⁻³ होता है। और एप्पल की अगर मैं बात करूं तो 10⁻⁻1 होता है। तो बेसिक से ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे कि रेडियस को किसमें मेजर करते हैं। और बेसिकली ये जो आपका एक सेंट्रल पार्ट जो होता है किसी भी एटम का, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, उसे हम न्यूक्लियस कह रहे होते हैं। और न्यूक्लियस को हम किसमें मेजर करते हैं, फर्मी में मेजर करते हैं, फर्मी में मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद से आपके पास ये क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल
डिटरमाइन कर रहे होते हैं। जैसे कि आप सुने होंगे कि जो ऑक्सीजन का जो सिंबल है आपका O होता है, नाइट्रोजन का सिंबल आपका N होता है, नियोन का सिंबल आपका Ne होता है और सोडियम का सिंबल Na होता है। क्यों नहीं S होता है? क्यों नहीं S होता है? और सल्फर का सिंबल S होता है बेसिकली। उसके बाद से लेड का जो सिंबल है क्यों नहीं L से शुरू होता है? क्यों उसका सिंबल जो है Pb होता है? तो इसके पीछे जो भी लॉजिक है इस चैप्टर इस टॉपिक के बाद से आपके पास ये कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जो भी आपके डाल्टन है, जॉन डाल्टन ने फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स। सबसे पहला जो प्रयास है एलिमेंट्स के सिंबल को लेकर के वो जॉन डाल्टन का था। इट इज इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के द्वारा ये स्पेसिफिक एलिमेंट्स के सिंबल को प्रपोज किया गया था। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने ये कहा था कि आप ऐसा क्या करो कि एक सर्कल बनाओ, उसमें एक ऐसा करो। उसके बाद से फास्फोरस को उन्होंने ऐसा सिंबलाइज किया था, कॉपर को उन्होंने जो ऐसा सिंबलाइज किया था, गोल्ड को उन्होंने ऐसा सिंबलाइज किया था, कार्बन को उन्होंने कहा था कि आप सर्कल बनाओ, उसमें आप गोला कर दो, इट मीन इसको कलर कर दो, तो आपका ये कार्बन का सिंबल हो जाएगा। उसके बाद से सर्कल को 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दो तो ये आपका सल्फर का हो जाएगा। देन आफ्टर आपका जो एक लेड है, इसका जो है आप सर्कल बना करके उसमें L लिख दोगे तो आपका लेड का सिंबल हो जाएगा। उसके बाद से सर्कल बना करके अगर आपने P लिखा तो आपका जो है प्लेटिना हो जाएगा, इट मीन्स प्लेटिनम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये जो है आपका ऑक्सीजन, तो अगर आप सर्कल ऐसे बना रहे हो उसमें कोई भी डॉट नहीं लगा रहे तो आपका ये ऑक्सीजन का सिंबल हो जाएगा। देन आफ्टर डॉट बना करके सर्कल बना करके उसमें अगर आप आई लिख रहे हो तो आपका आयरन का सिंबल हो जाएगा। देन आफ्टर आपका जो है ये सर्कल बना करके अगर आप उसमें एस लिख रहे हो तो आपका सिल्वर का सिंबल हो जाएगा। देन आफ्टर आपका जो है सर्कल ऐसे बना करके ऐसे कुछ पॉइंट्स बना करके तो ये सिंबल आपका मरकरी का हो जाएगा। लेकिन ये इम्पॉसिबल था, किसी भी एलिमेंट्स को बहुत ही कंफ्यूजन था। मान लो कि अगर आपके सामने ऑक्सीजन ये बना करके दे दिया जाए, देन आफ्टर आपको जो है ये दे दिया जाए तो, और उसके बाद से ये दे दिया जाए तो कितने में आप सर्कल, कंफ्यूजिंग सा ये कॉन्सेप्ट था जो आगे चल करके इसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिला इस टाइप से एलिमेंट्स के सिंबल को डिटरमाइन करना। लेकिन एक छोटा सा प्रयास था एलिमेंट्स के सिंबल को लेकर के, जो पहला प्रयास जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट साइंटिस्ट वर्जिलियस, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि कोई भी एलिमेंट्स का जो सिंबल होगा, एलिमेंट्स का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। सपोज ये आपका कोई एलिमेंट, ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो इसका सिंबल हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? इसका सिंबल जो होगा आपका इसी हाइड्रोजन का नेम का जो भी लेटर जो होगा इसी लेटर से मिलकर के बना होगा। इट मींस हाइड्रोजन का सिंबल H हो सकता है। किसी भी लेटर्स को 1 or 2 लेटर्स को लेकर के हम क्या बनाएंगे, किसी भी एलिमेंट्स का हम सिंबल बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट वर्जिलियस के द्वारा दिया गया था। इन द बिगनिंग द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, ये तो आपके सिंबल को लेकर के कॉन्सेप्ट था, लेकिन हम किसी भी एलिमेंट्स का हम नेम कैसे डिटरमाइन करेंगे? इसका नेम ये जो है ऑक्सीजन नेम रखेंगे इस एलिमेंट का, इसका नेम हम जो है सिल्वर रखेंगे, या फिर इसका एलिमेंट हम मरकरी रखेंगे। तो इसका बेस क्या था? इन द बिगनिंग द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस। जहां से कोई भी एलिमेंट आपको ऑब्टेन होगा उसके बेस पे हम क्या कर रहे थे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का हम नाम दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो कॉपर है ये कहाँ से ऑब्टेन किया गया था? साइप्रस। साइप्रस बेसिकली जो है आपका एक कंट्री है जिसका कैपिटल निकोसिया होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका सम एलिमेंट्स वर टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर्स। सेकेंड बेस ये था कि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम उसके कलर के बेस पे हम उसका नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। इट मीन्स गोल्ड का जो कलर कैसा होता है? येलो होता है। तो हम गोल्ड को किसके बेस पे टर्म देंगे? उसको हम, ये येलो कलर का होता है तो इसलिए इसको हम इसके बेस पे हम इसका नाम दे रहे थे, किसका? गोल्ड का। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था किसको लेकर के, एलिमेंट्स ऑफ सिंबल्स को लेकर के, और उसके बाद से किस एलिमेंट का क्या नाम होगा, इस 2 पॉइंट को लेकर के छोटा सा कॉन्सेप्ट था। लेकिन आगे चल करके नाउअडेज आजकल क्या जाता है, कैसे हम एलिमेंट्स के सिंबल को हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं। एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप याद रखेंगे IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
is an international scientific organization which approves names of the elements and symbols and units. It means ये तीनों का तीनों चीज जो है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स का सिंबल क्या होगा, इसके यूनिट्स क्या होंगे और उसका नाम क्या होगा, पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम। ये कौन सजेस्ट करती है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद से इनके कुछ कॉन्सेप्ट थे, इनके पोस्टुलेट से वन बाय वन इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं। मेनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। सबसे पहला स्टेटमेंट उनका ये कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट है उसका हम नाम क्या रखेंगे, उसका सिंबल क्या देंगे, पर्टिकुलर एलिमेंट का जो फर्स्ट और सेकेंड जो लेटर होगा अल्फाबेट का उसका ही हम नाम रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक हाइड्रोजन जो है ये आपका क्या है कि एक एलिमेंट है, आपका एक ऑक्सीजन जो है ये भी आपका एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या होगा, इसका पर्टिकुलर जो हाइड्रोजन जो है इसका एक अल्फाबेटिकल और ये फर्स्ट वर्ड है तो इसका सिंबल जो है एस हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि ये जो ऑक्सीजन जो है इसका हम पर्टिकुलर एक वर्ड लेंगे और ये आपका ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था इसका IUPAC का। सेकेंड स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटेन एज अ कैपिटल लेटर। और जो फर्स्ट लेटर जो होगा किसी भी एलिमेंट का अगर आप सिंबल लिख रहे हो तो फर्स्ट लेटर जो होगा हमेशा आपका क्या होगा कि ऑलवेज कैपिटल होगा, ऑलवेज कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख रहे हो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में बेसिकली एक ही वर्ड है आपका हाइड्रोजन, तो ये तो आपका कैपिटल होगा ही होगा। मान लो कि अगर आप एल्युमिनियम का सिंबल लिख रहे हो तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, एल नहीं लिख सकते हो या फिर ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट लेटर आपका हमेशा क्या होगा कि कैपिटल होगा और सेकेंड लेटर अगर उसके सिंबल में दो लेटर यूज हो रहे हैं अल्फाबेट के तो जो सेकेंड लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा कि आपका स्मॉल लेटर होगा। फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा और सेकेंड लेटर आपका स्मॉल होगा। इस तरीके से हम एलिमेंट का सिंबल लिख रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम का सिंबल आपको लिखना है कैपिटल ए स्मॉल एल, मैग्नीज का सिंबल आपको लिखना है कैपिटल एम स्मॉल एन, सोडियम का सिंबल आपको लिखना है कैपिटल एन और ये आपका स्मॉल ए होता है। बेसिकली इनके पीछे भी लॉजिक है कि सोडियम को हम क्यों एस से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्यों हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आने वाले जो भी स्लाइड है मैं इसका भी डाउट मैं क्लियर करूंगा आप लोगों के साथ। ओके नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका फर्स्ट लेटर आपका क्या होगा सिंबल का कैपिटल लेटर होगा और स्मॉल लेटर आपका हमेशा क्या होगा कि लोअर केस होगा। इट मींस जो सेकेंड लेटर होगा वो आपका स्मॉल लेटर में होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन के लिए आपका कैपिटल लेटर एस यूज होगा, लेकिन एल्यूमिनियम के लिए आपका कैपिटल एल नहीं यूज होगा, कैपिटल एल एक कैपिटल ए और स्मॉल एल यूज होगा, नॉट कैपिटल ए एंड एल। ये इस तरीके से अगर आप एल्युमिनियम का सिंबल दे रहे हो कैपिटल ए कैपिटल एल तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं कोबाल्ट, कोबाल्ट को आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो कैपिटल सी एंड कैपिटल ओ, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केस जो है आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि CO क्या होता है। CO जो है आपका कैपिटल सी और स्मॉल ओ ये आपका कोबाल्ट होता है और कैपिटल सी और कैपिटल ओ जो है आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो इंपॉर्टेंट लिगैंड भी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आने वाले क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा, सो डोंट वरी। नेक्स्ट मैं बात करूं सिंबल्स ऑफ द सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि को इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट लेटर तो आपका कैपिटल होगा, इट मींस पहला लेटर उस एलिमेंट का नाम का होगा। कोई एलिमेंट जैसे कि आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का जो फर्स्ट लेटर हम C यूज करेंगे और सेकेंड लेटर जो है हम इसके बीच के कोई वर्ड को यूज करेंगे, Cl यूज करेंगे, CH यूज नहीं करेंगे। एक कैपिटल लेटर आपका फर्स्ट लेटर C और सेकेंड लेटर आपका H, तो H यूज नहीं करेंगे, हम कैपिटल लेटर C यूज करेंगे और बीच का कोई वर्ड ले लेंगे। मान लीजिए क्लोरीन लिख रहे हैं तो क्लोरीन का जो सिंबल हो जाएगा कैपिटल C एंड बीच का उन्होंने जो है एक कॉन्सेप्ट लेकर के उन्होंने जो है डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करी, तो क्लोरीन का सिंबल Cl हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका जो है जिंक का सिंबल Z और I ना होकर क्या हो जाएगा Zn हो जाएगा। तो एक छोटी सी ये कॉन्सेप्चुअल अप्रोच थी किसका, IUPAC, किसको लेकर के, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द लैटिन, जर्मन और ग्रीक। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
कई सारे एलिमेंट्स के जो सिंबल होंगे वो किसके उस नाम कोई एलिमेंट है पर्टिकुलर उसके जो लैटिन नेम है जर्मन और ग्रीक नेम से वहां से लिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से सिंबल है यहां से आपको याद रखना है विद एटॉमिक नंबर, क्योंकि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाता है। ये ऐसे एलिमेंट्स है जिसका जो नेम है वो कहां से लिया गया है, इसका सिंबल जो है बेसिकली आपका लैटिन जर्मन और ग्रीक से लिया गया है। फर्स्ट एलिमेंट है एंटीमनी। एंटीमनी की अगर मैं बात करूं इसका सिंबल एंटीमनी है। एंटीमनी बेसिकली इसका एलिमेंट का नाम है और इसका सिंबल जो है आप देखेंगे तो एसबी होता है और एसबी जो एंटीमनी से नहीं लिया गया, एसबी जो एसटीबीएम से लिया गया, एसटीबीएम से लिया गया है। ठीक उसी प्रकार से कॉपर की मैं बात करूं तो कॉपर को सी से इसका बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन जो है बेसिकली क्यूप्रम से है। क्यूप्रम इसका लैटिन नेम होता है। तो कॉपर का सिंबल सीयू होता है जो यहाँ कहाँ से लिया गया है, क्यूप्रम से लिया गया है। अगर मैं बात करूं गोल्ड, गोल्ड में कहीं कभी आपका इसका सिंबल जो है एयू होता है और कहीं भी जो है आप गोल्ड में आप एयू नहीं देख पा रहे होंगे। बेसिकली जो आपका गोल्ड का जो लैटिन नेम होता है वो एरम होता है, AURUM। इस एरम से जो आपका AU लिया गया है। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका फेरस। फेरस को हम आयरन कहते हैं बेसिकली एलिमेंट और इसका जो सिंबल है वो फेरम से लिया गया क्योंकि फेरम इसका क्या है कि लैटिन नेम है। नेक्स्ट एलिमेंट प्लम्बम। प्लम्बम बेसिकली PB का जो है लैटिन नेम होता है और एलिमेंट क्या है आपका लेड है। तो लेड का सिंबल PB और इसका जो लैटिन नेम प्लम्बम होता है। नेक्स्ट एलिमेंट आपका मरकरी जिसका सिंबल जो है Hg होता है और इसका जो लैटिन नेम क्या होता है हाइड्रागायरम होता है। तो लैटिन नेम बेसिकली आपको याद रखना है। अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट है लैटिन नेम का तो देन उसका सिंबल आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम जिसका सिंबल क्या होता है आपका के होता है। इसका ये आपका जो है कैलियम है, कैलियम इसका बेसिकली ये लैटिन नेम होता है। नेक्स्ट है आपका सिल्वर, इसका सिंबल Ag होता है और इसका लैटिन नेम क्या होता है अर्जेंटम। क्या होता है अर्जेंटम होता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम जिसका जो सिंबल क्या होता है Na होता है और इसका लैटिन नेम बेसिकली नेट्रियम होता है। तो आपको आज पता चल गया हो कि कैसे हम जो है सोडियम का सिंबल का कोई रिलेशन नहीं होता है, किससे सोडियम का रिलेशन नहीं होता है। अगर मैं बात करूं Na से, इट मींस Na बेसिकली ये जो सोडियम का जो सिंबल है वो कहां से लिया गया है नेट्रियम से लिया गया है, नेट्रियम। और नेट्रियम जो है आपका लैटिन नेम होता है। किसका लैटिन नेम होता है सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है नेट्रियम होता है। इसी नेट्रियम से आपका Na लिया गया है। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका टीन। टीन जिसका सिंबल क्या होता है Sn होता है जिसका लैटिन नेम क्या होता है स्टैनम होता है, स्टैनम। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका टंगस्टन और टंगस्टन का जो सिंबल जो होता है आपका W होता है और इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है आपका T से। टंगस्टन का सिंबल T से तो होता ही नहीं। और ये सिंबल आपके एग्जाम में पूछा भी गया कि द सिंबल ऑफ द टंगस्टन क्या होता है। तो आपको क्या मार्क करना है W होता है जिसका लैटिन नेम क्या होता है उल्फ्रेम होता है, उल्फ्रेम। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के लैटिन नेम थे जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था IUPAC कैसे जो एलिमेंट को सिंबल्स को उसके नेम को डिटरमाइन करती है। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स जो आपको बाय हार्टली लर्न भी करना है और इसके एटॉमिक नंबर भी आपको बाय हार्टली लर्न करना है। आइए मैं एक एक एलिमेंट्स के जो भी सिंबल्स और इसके एटॉमिक नंबर को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। फर्स्ट आपका एल्यूमिनियम जिसका सिंबल क्या होता है Al होता है, इसका एटॉमिक नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इसका एलिमेंट्स के सिंबल को डिस्कस करता हूँ, देन आफ्टर मैं एटॉमिक नंबर को भी मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका आर्गन जिसका सिंबल Ar होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका बेरियम जिसका सिंबल Ba होता है। नेक्स्ट है आपका बोरॉन जिसका सिंबल कैपिटल B होता है। ब्रोमीन Br एंड कैल्शियम Ca एंड कार्बन कैपिटल C एंड क्लोरीन Cl एंड कोबाल्ट CO। आपको ध्यान रखना है कोबाल्ट का जो सिंबल कैपिटल C और कैपिटल O नहीं होता है, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। C कैपिटल C स्मॉल O आपका कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट है आपका कॉपर। कॉपर का सिंबल क्या होता है Cu होता है और फ्लोरीन का सिंबल F होता है, ओनली F। आपको Fl, अगर आपका Fl सिंबल है तो ये आपका फ्लेरोबियम होता है, फ्लेरोबियम। फ्लेरोबियम भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जब आप देखेंगे तो फ्लेरोबियम भी एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 114 होता है, फ्लेरोबियम। तो Fl आप फ्लोरीन का नहीं होता है, आपका फ्लेरोबियम का Fl होता है, Fl। फ्लोरीन का जस्ट आपका F होता है। नेक्स्ट है आपका गोल्ड जिसका सिंबल क्या होता है Au होता है। और नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का S होता है। आयोडीन का I होता है और आयरन का
Fe होता है। सपोज कीजिए कि अगर आयरन का नाम अगर आई रख दिया जाता, आई, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है आयोडीन को रिकॉग्नाइज करने में और आयरन को रिकॉग्नाइज करने में। हेंस आयोडीन का जो सिंबल है वो क्या होता है, कैपिटल आई होता है, और आयरन का जो सिंबल जो उसके लैटिन नेम फेरम से लिया गया है जिसका सिंबल Fe होता है। नेक्स्ट है आपका लेड, लेड का सिंबल Pb होता है जिसका लैटिन नेम क्या होता है, प्लम्बम होता है। लेड का लैटिन नेम क्या होता है, प्लम्बम होता है, और इसी प्लम्बम से आपका Pb आया है, प्लम्बम। ओके, नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और नियॉन का सिंबल Ne होता है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, ऑक्सीजन का सिंबल आपका कैपिटल O, और पोटेशियम का सिंबल आपका कैलियम से आया है, Kalium, कैलियम, और ये कैलियम बेसिकली पोटेशियम का लैटिन नेम होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल Si होता है, और सिल्वर का सिंबल जो है आपका Ag होता है जो अर्जेंटम से आया है। अर्जेंटम बेसिकली इसका लैटिन नेम होता है, किसका, सिल्वर का लैटिन नेम होता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम, सोडियम का सिंबल Na होता है जो लैटिन नेम आपके नेट्रियम से आया है, नेट्रियम, नेट्रियम इसका लैटिन नेम होता है। नेक्स्ट है आपका सल्फर, सल्फर का जो सिंबल होता है कैपिटल S होता है, और यूरेनियम का सिंबल क्या होता है, कैपिटल U होता है। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यूरेनियम का सिंबल आप याद रखेंगे कैपिटल U होता है। और नेक्स्ट है आपका जिंक, जिंक का सिंबल Zn होता है, Zn, कैपिटल Z और N जो है आपके बीच से लिया गया। जैसे कि क्लोरीन में हम लेते हैं कैपिटल C और कैपिटल L लेते हैं, बेसिकली कैपिटल C और स्मॉल l, और ये जो कैपिटल C जो है फर्स्ट लेटर ऑफ क्लोरीन होता है, और ये आपका जो L जो होता है वो मिड क्लोरीन के बीच से लिया गया होता है। तो वैसे ही आपके क्लोरीन के और जिंक के केस में ऐसा देखने को मिल रहा होता है। सिंबल्स को देखने के बाद से इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी आपको याद रखने, क्योंकि आपकी एग्जाम्स में एटॉमिक नंबर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका 13 होता है, एंड नेक्स्ट आर्गन का एटॉमिक नंबर आपका 18 होता है, एंड बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, कार्बन का 6 होता है, और क्लोरीन का 17 होता है। कोबाल्ट आपका 27, एंड कॉपर आपका 29, एंड फ्लोरीन 9, ओनली 9, एंड गोल्ड आपका होता है गोल्ड 79, यस 79, एंड हाइड्रोजन 1, आयोडीन 53, एंड फेरस 26, एंड प्लम्बम 82, प्लम्बम मीन्स लेड, मैग्नीशियम 25, एंड नियॉन 10, एंड नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, एंड पोटेशियम 19, silicon 14, and silver 47, and sodium 11, sulfur 16, and uranium 92, and zinc 30। तो ये आपके एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर थे। बाय हार्टली आपको लर्न करना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एटॉमिक नंबर को लेकर के और सिंबल को लेकर के, और ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसलिए मैं इसके एलिमेंट्स के सिंबल्स और एटॉमिक नंबर को मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ। और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं वो आपके 9th स्टैंडर्ड के जो भी साइंस की जो बुक है उसमें ये चार्ट मेंशन है। तो बाय हार्टली आपसे पूछा जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के सिंबल और उसके एटॉमिक नंबर का नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके थ्योरी से निकल करके आता है, वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के से निकल करके आता है। बेसिकली उनके द्वारा ये कहा गया था कि प्रत्येक एलिमेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या, एटॉमिक मास का। ये किसके बेस पे कहा गया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि प्रत्येक एलिमेंट्स के पास एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होती है। बेसिकली 1961 यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया था एटॉमिक मास जो होती है वो क्या होती है, कार्बन 12 की जो आइसोटोप क्या होते हैं, बस आपको एक स्टेटमेंट में याद रखना है कि सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स आपके सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास नंबर, ये आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कार्बन के दो आइसोटोप C612, ये आपके कार्बन का आइसोटोप C614 भी होता है, C614। तो ये आपके क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो देख रहे हो क्या है कि आपके सेम है, लेकिन ये जो 12 और 14 जो है आपके
मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर आपके आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और एक अनदर टर्म आपका आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है, जो भी आपके सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो बेसिक सा डिफरेंस होता है आपके किसको लेकर के, आइसोटोप एंड आइसोबार्स को लेकर के। उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो ये आपका कार्बन 12 का जो आइसोटोप्स है C612 को कंसीडर किया गया किसके रेफरेंस के लिए, एटॉमिक मास को यूज करने के लिए। क्या कह रहा है कि आपका जो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 एटम ऑफ द कार्बन 12। इट मींस ये आपका कार्बन 12 का जो एक आइसोटोप है, इसका 1/12 इसका जो मास होगा, C612 का जो मास होगा, इसका जो आपका 1/12 जो पार्ट होगा वो किसका, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे, 1 AMU कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे उसे हम 1 AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट का नाम टर्म देंगे। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसे हम 1 एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। C612 का जो 1/12 जो पार्ट होगा उसी को हम बोलते हैं 1 AMU। The relative atomic mass of all elements have been founded with respect to an atoms of the carbon 12। और जो भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास जो होगा वो उसका डिटर्मिनेशन किसके बेस पे होगा, C12 कार्बन के ही बेस पे होगा, अनदर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का। तो एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था किसको लेकर के, एटॉमिक मास को लेकर के। एटॉमिक मास को आप इस इमेज के थ्रू भी बहुत क्लियरली से समझ सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सपोज ये आपका क्या है कि कार्बन 12 C12 का एक आइसोटोप है, C612 का एक आइसोटोप है। इस वाटरमेलन को जो है 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से एक पार्ट जो होगा वही आपका 1 AMU के बराबर होगा। इट मींस C12 का जो 1/12 पार्ट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। और इसी को एक रिस्पेक्ट में हम बाकी और भी अनदर एलिमेंट्स के हम मास को, एटॉमिक मास को हम डिटरमाइन करते हैं। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और उसके मास हैं, उसको आपको बाय हार्टली लर्न करना है, क्योंकि आपके ये जो भी मास है आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 एंड सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24 एंड सल्फर 32 एंड क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके जो एटॉमिक मास हैं जस्ट उसके डबल हैं, किसके, एटॉमिक नंबर के। फॉर एग्जांपल कार्बन का जो एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, 12 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, जस्ट इसका डबल है। नाइट्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो जस्ट इसका डबल इसका एटॉमिक मास है। ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 8 होता है, और इसका जो मास नंबर है जस्ट इसका डबल है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सोडियम के केस में ऐसा नहीं, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है वो 23 है, जस्ट इसको आपको याद रखना है बाय हार्टली। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 12 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है आपका 24 है। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 16 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है आपका 32 है। नेक्स्ट आपका एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर जो होता है 17 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास 34 ना हो करके क्या है आपका 35.5 है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम। कैल्शियम का जो आपका एटॉमिक मास जो है, बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, और इसका एटॉमिक मास जो है आपका 14 होता है। तो ऐसे आपको बाय हार्टली लर्न करके रखना है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जिसके एटॉमिक मास। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम का अस्तित्व कैसे है, कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं। तो एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बहुत सारे जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट उनका
अस्तित्व ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। और एटम्स फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, जिसका अस्तित्व नहीं है ऐसे एटम्स का, वो क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और आयंस बनाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स और आयंस एक दूसरे से एग्रीगेट होकर के लार्ज नंबर ऑफ मैटर का ये फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, जिसको उस मैटर को आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि एटम का, जिस ऐसे एटम्स का जिसका अस्तित्व तो नहीं है, वो क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल्स और आयंस का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल इज अ जनरल ग्रुप ऑफ टू और मोर atoms that are chemically bonded together that is tightly held together by attractive forces। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो भी आपके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन टू और मोर एटम्स के थ्रू ही होता है और ये एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं और वो टाइटली हेल्ड भी होता है अट्रैक्टिव फोर्स। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये O2 क्या है कि एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आपके दो ऑक्सीजन एटम क्या है कि आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो ऑक्सीजन एटम, और दोनों एक दूसरे से डबल बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं कि अटैच होते हैं। क्यों ये डबल बॉन्ड ही होता है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, बोर-बोरिस लॉ, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी दो लॉज है, इंपॉर्टेंट लॉज है, एक आपका बोर-बोरिस लॉ और सेकंड है आपका अफबाउ प्रिंसिपल। तो आने वाले वीडियोस में जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा तो वहां पे दोनों ही लॉज को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। जस्ट आपको याद रखना है कि जब हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं ऑक्सीजन का, तो उसमें आपका 2 और 6 बेसिकली जो एटॉमिक का नंबर जो होता है ऑक्सीजन का वो 8 होता है। तो 2 और 6 जो होगा क्या होगा, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा अकॉर्डिंग टू बोर-बोरिस लॉ, किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और हर एक एटम ये चाह रहा होता है कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो और हमें अपने आप को स्टेबिलिटी को शो करूं। तो स्टेबिलिटी जैसे बेसिकली सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके इनर्ट गैसेस फैमिली के वो बिहेव करना चाहते हैं, इनर्ट गैसेस फैमिली के जैसे वो बिहेव करना चाहते हैं। हर एक एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है और इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। एक्सेप्ट हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, लेकिन ये आपके जो हैं एक्सेप्ट ये आपके स्टेबल अरेंजमेंट मानी जाती है, किसकी, हीलियम की। और नोबल गैसेस आप जानते ही हैं, नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस के बारे में भी आपको याद रखनी है। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। तो ये सारे के सारे आपके जो हैं कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस एलिमेंट्स होते हैं और इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी सब एलिमेंट्स के केस में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बाकी चीजों को मैं एक्सप्लेन किया कि O2 के केस में क्यों डबल बॉन्ड ही पाया जाता है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है कि दूसरे एटम्स, ऑक्सीजन के दूसरे एटम्स के साथ ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, उसके बाद से कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे केवल कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन होती है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो ऑक्सीजन एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं कि पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए कि इस ऑक्सीजन के भी पास आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस ऑक्सीजन के भी पास आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पार्टिसिपेट कर लिया और ये जो बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये 6 और 2 पार्टिसिपेशन वाला। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होंगे, 2 और 2 4 और ये आपके ये 4, 2 तो इसके पास ऑलरेडी है और 2 इसके साथ पार्टिसिपेट किया है। तो इस ऑक्सीजन के भी पास आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस ऑक्सीजन के भी पास 2 2 4 और ये आपके 4 पार्टिसिपेशन वाला। तो इस ऑक्सीजन के भी पास आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इट मींस कि स्टेबल अरेंजमेंट आ गए दोनों ऑक्सीजन के पास। और ये आपके O2 जो है एक मॉलिक्यूल की तरफ क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट इसका एग्जिस्टेंस हो रहा है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया। जो भी आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स होते हैं, वो केमिकली बॉन्डेड एक दूसरे से बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। मॉलिक्यूल को आप डिफाइन कर सकते हो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट or a compound that is capable of an independent existence and so all the properties of that substance। it means जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हो, इट मीन्स वो बता रहा है कि इस पर्टिकुलर
मैटर की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, इट मीन्स अगर O2 किसी भी अगर मैटर में सबस्टांस में प्रेजेंट है, अगर आप इस मॉलिक्यूल को स्टडी कर पा रहे हो, इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर सबस्टांस की प्रॉपर्टीज क्या है। ये पॉइंट आपका ये कह रहा है। नेक्स्ट है आपका एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एटम्स सेम एलिमेंट्स ही कंबाइन करके जो है मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ऐसा नहीं है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स। कैसे आप उस मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, किसके बेस पे, एटम्स के बेस में, कितने एटम्स में कंबाइन हो रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के बेस पे। और एक जनरल उसके लिए हम एक जनरल टर्म देते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मींस क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। कोई भी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी को हम एक टर्म में क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। अगर एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी एटम के फॉर्मेशन में तो उसे हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल आप जनरली यहाँ पे एग्जांपल पे देख रहे होंगे, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये केवल आर्गन Ar ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये आपके मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल होते हैं। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, मोर देन 2 एटम से मिलकर के बने होते हैं, उसे हम डायएटॉमिक बोलते हैं, उसे हम डायएटॉमिक बोलते हैं। जनरली ये 2 एटम से मिलकर के बने होंगे डायएटॉमिक। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे O2 को देख रहे होंगे, O2 में जो है आपके 2 ऑक्सीजन मिलकर के बने हैं, तो ये डायएटॉमिक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीजन जो है वो 3 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है O3, तो इसे हम बोलेंगे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के एग्जांपल से केस में आपको 2 एग्जांपल याद रखने, आर्गन और हीलियम, ये दोनों ही मोनोएटॉमिक होते हैं। नेक्स्ट नियॉन भी आपका मोनोएटॉमिक ही होता है, नियॉन भी होता है, उसके बाद से हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन भी आपका मोनोएटॉमिक भी होता है। तो एग्जाम्पल है आपके जनरली जो आपके नोबेल गैसेस जो होते के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके मोनोएटॉमिक को शो करते हैं। और एटॉमिसिटी क्या होती है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक क्या होते हैं कि मोर देन जस्ट यू कैन से दैट मोर देन थ्री एटम्स को आप कंसीडर करोगे किसमें, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल किससे मिलकर के बना है, मोर देन 3 एलिमेंट से मिलकर के, मोर देन 3 एटम से मिलकर के बना है, उसे हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख रहे होंगे, नॉन मेटल्स लाइक आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस एंड सल्फर का। आर्गन जो होता है मोनोएटॉमिक होता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हीलियम भी आपका मोनोएटॉमिक होता है, डिस्कस कर चुका हूँ। ऑक्सीजन आपका डायएटॉमिक होता है, O2 के प्रेजेंट में पाया जाता है, फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन भी आपका डायएटॉमिक होता है, H2 के फॉर्म में पाया जाता है। नाइट्रोजन भी आपका डायएटॉमिक होता है, N2 के फॉर्म में पाया जाता है। और क्लोरीन भी आपका डायएटॉमिक के फॉर्म में पाया जाता है, Cl2 होता है। फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है आपका टेट्राएटॉमिक होता है। ये आपका फॉस्फोरस जो है टेट्राएटॉमिक इट मींस P4 के फॉर्म में पाया जाता है टेट्राएटॉमिक। एंड सल्फर जो होता है पॉलीएटॉमिक इसको कंसीडर किया जा रहा है, किसको, सल्फर को। जनरली आपको यहाँ पे इस पॉइंट को करेक्ट करना है कि अगर एक एटम से मिलकर के बना है कोई भी मॉलिक्यूल उसे हम बोलेंगे मोनोएटॉमिक, 2 से मिलकर के बना है डायएटॉमिक, 3 से मिलकर के बना है ट्राइएटॉमिक, 4 से मिलकर के बना है तो उसको हम टेट्राएटॉमिक। 4 तक हम तो टर्म दे रहे होते हैं टेट्राएटॉमिक तक, लेकिन 4 के बाद हम टर्म नहीं दे रहे होते, उसे हम पॉलीएटॉमिक कह रहे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका सल्फर एक पॉलीएटॉमिक का एग्जाम्पल है आपका मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट है आपका मेटल की अगर मैं बात करूं, सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम एंड द कॉपर, सारों के सारों आपके क्या होते हैं कि मोनो एटॉमिक होते हैं। Na के फॉर्म में पाया जाता है सोडियम, आयरन आपका Fe एंड एल्युमिनियम आपका Al एंड कॉपर आपका जो है Cu के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक के। सल्फर पे आपको मार्क करना है, सल्फर आपका पॉलीएटॉमिक होता है।
मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कैसे जो है आपके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होकर के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जो भी आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से कंबाइन होते हैं जब आप डिफरेंट प्रोपोर्शन डिफरेंट होना चाहिए, नहीं तो आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये रूल आपको फॉलो करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। इसी के बेस पे है कि कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जिसमें जो भी आपके मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे वो आपके डिफरेंट प्रोपोर्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि वाटर आपका क्या है कि एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। किसका? वाटर जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका कंपाउंड का, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आपके पार्टिसिपेट करें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका रेशियो क्या होता है? रेशियो बाय द मास 1:8 होता है। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट जो होता है 1 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट इसलिए हम लिखेंगे 2, एंड ऑक्सीजन का जो होता है 16 होता है एटॉमिक वेट, तो इसको लिखेंगे 16। जब इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे 1:8 आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट आपका अमोनिया। अमोनिया में आपके नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। इसका एटॉमिक मास का जो रेशियो होता है 14:3 होता है। 14:3 का रेशियो कैसे आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे? जो आपका सोडियम जो है ये आपका नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक वेट जो होता है आपका 14 होता है, और आपका हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट जो होता है वो आपका 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना परसेंट है? 3% है। 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14:3। इट मीन्स अमोनिया का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका रेशियो बाई मास का 14:3 हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। इसमें रेशियो क्या होता है कार्बन और ऑक्सीजन का? कार्बन का जो रेशियो होता है आपका, कार्बन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, कार्बन की अगर मैं बात करूं एटॉमिक वेट का, वो कितना होता है? 12 होता है। एक कार्बन प्रेजेंट है तो 12 लिखेंगे। उसके बाद से ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? आपके 3% है, और 3% है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, यहाँ पे 3% है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 12:48। और इसको जब आप कट करोगे तो यहाँ पे 2 ही आपके क्या है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आपके 32 हो जाएंगे। 12:32। 12:32 को जब आप कट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 4 3 12 एंड 4 8 32। इट मीन्स 3:8 का रेशियो आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये आपका थोड़ा सा बहुत ही अच्छा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है कि कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जब आपके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। तो और ये रेशियो जो होता है वाटर में क्या होता है? 2:1 का रेशियो होता है एटम्स का। ये एटम्स का रेशियो है, ये एटम्स का रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपके कंबाइन होते हैं और एक ऑक्सीजन कंबाइन होता है। तो आपका ये जो रेशियो होता है किसका? एटम्स का। वाटर में वो 2:1 होता है। इट मीन्स 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन आपका अगर आप रेशियो की बात करोगे कंपाउंड में रेशियो बाय मास का, तो आपका 1:8 होता है। इस दोनों रेशियो में आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए। S2 का एक रेशियो आपका 2:1 भी होता है। तो 2:1 जो आपका एटम्स का रेशियो है, ये 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन आपका जो रेशियो बाय मास का जो रेशियो होता है S2 के केस में वो आपका 1:8 होता है। तो दोनों ही रेशियो में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। व्हाट इज एन आयन? आयन क्या होते हैं? आयन में जनरली आपने पढ़ा भी होगा कि आयन एक जो है चार्ज स्पीसीज होती है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, और ये जनरली आपके 2 टाइप्स के होते हैं, निगेटिव भी होता है और एक आपका पॉजिटिव भी आयन होता है। अगर उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो उसे हम बोलते हैं एनायन, और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम बोलते हैं केटायन। कैसे आप याद रखोगे हमेशा के लिए? एनायन को आप याद रखोगे, एनायन को आप याद रखोगे अनिगेटिव आयन इज नोन एज एनायन, और अ पॉजिटिव चार्ज को हम केटायन कहेंगे। तो एनायन और केटायन में डिफरेंस भी आपको बहुत अच्छे से पता हो गया होगा। और 2 टाइप्स के आपके आयन्स होते हैं और ये चार्ज स्पीसीज होते हैं। आयन्स में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। उसके ऊपर एक नेट चार्ज होता है, और ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो भी आयन्स होते हैं केवल सिंगल एटम से मिलकर के बने होंगे, ये मोर देन 1 एटम से भी मिलकर के बने होते हैं। इसका बाद से कॉन्सेप्ट निकल करके आता है पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, जिसको आपको बहुत बाय हार्टली लर्न करना है, जिसके बेस पे आप केमिकल फॉर्मूला लिखते हो किसी भी कंपाउंड का। तो जस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एन आयन कैन बी नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन एंड अ पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड केटायन।
केटायन और एनायन में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता हो गया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। कोई भी जो कंपाउंड होता है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आयन होता है और एक निगेटिव चार्ज आयन होता है। सोडियम क्लोराइड में आपका जो पॉजिटिव आयन है वो क्या है कि आपका Na पॉजिटिव है, एंड क्लोरीन क्या है आपका निगेटिव आयन है। तो सोडियम पॉजिटिव आपका केटायन कहलाएगा और आपका क्लोरीन निगेटिव आपका एनायन कहलाएगा। और जब सोडियम क्लोरीन दोनों आपस में कंबाइन होंगे केटायन और एनायन, तो NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे जो है आयन आपके कंबाइन होकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज द पॉलीएटॉमिक आयंस। एक ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो क्या बियर कर रहे होते हैं, वो चार्ज को बियर कर रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। फॉर एग्जांपल जैसे फॉस्फेट आयंस PO4 3-। तो ये फॉस्फेट आयन में इसमें देखिए आप जो है 4 एटम्स हैं, FO4 पे 3-, इट मीन्स 5 एटम्स यहाँ पे, एक फॉस्फोरस का है और 4 आपके जो है ऑक्सीजन के हैं, 4 ऑक्सीजन एटम हैं, 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे 5 एटम्स प्रेजेंट है, मोर देन 1 और भी है, इसके ऊपर चार्ज भी है, तो ये आपके पॉलीएटॉमिक आयंस कंसीडर किए जाते हैं। फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। तो जो भी पॉलीएटॉमिक आयंस है मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके, सम आयनिक कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं और यहाँ से आपको जो है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी। कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिसका नाम से आपसे डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसको बाय हार्टली लर्न भी करना है और आपको समझने की कोशिश करना है कि इसके क्या जो होते हैं, कैसे आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो भी कोई एक छोटा सा टेबल है जो प्रीवियसली आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका आयनिक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड में जो भी एलिमेंट्स कैल्शियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और इसका जो मास बाय जो रेशियो जो होता है 5:2 होता है। 5:2 क्यों होता है, जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट जो होता है 20 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16 होता है। जब इसको आप कट करोगे, इट मीन्स इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 40 होता है। बेसिकली कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट जो होता है आपका 40 होता है। बेसिकली 20 उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 40 और आपका क्या हो जाएगा 16 का 16, यस इट मीन्स जब इस आप कट करोगे तो आपका हो जाएगा 8 5 14 एंड 8 2 16, इट मीन्स 5:2 का रेशियो आपको ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड में अगर आप रेशियो देखोगे किसका रेशियो बाई मास का, तो मैग्नीशियम का Mg होता है आपका और इसका जो एटॉमिक वेट जो होता है आपका 24 होता है और सल्फर का कितना होता है 32 होता है। जब इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो आप पाओगे 3:4, 8 3 24 एंड 8 4 32, 3:4 का रेशियो आपको ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में अगर आप मास रेशियो बाई मास का रेशियो देखते हो तो आपको ऑब्टेन होगा सोडियम जनरली अपना मास जो रखता है 23 रखता है, एटॉमिक मास जो होता है सोडियम का 23 होता है और क्लोराइड का जो होता है आपका 35.5 होता है। तो रेशियो क्या हो जाएगा 23 रेशियो 35.5 हो जाएगा। तो छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझ के रखना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जो है इसका फॉर्मूला NaCl होता है और ये सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम क्लोराइड जो KCl से मिलकर के बना है, सोडियम पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव से मिलकर के बना है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, NH4Cl होता है। ये NH4 पॉजिटिव को हम अमोनियम कहते हैं, अमोनियम होता है और आपको अमोनिया से कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम बोलते हैं अमोनिया और ये आपका जो है अमोनियम होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड में Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव और कैल्शियम क्लोराइड में CaCl2 Ca2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg पे 2 पॉजिटिव एंड O पे डबल नेगेटिव एंड कैल्शियम ऑक्साइड CO Ca पे 2 पॉजिटिव O नेगेटिव एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 Al पे 3 पॉजिटिव एंड O2 पे डबल नेगेटिव, इट मींस O पे डबल नेगेटिव। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका फॉर्मूला होता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एंड कॉपर सल्फेट जिसे हम नीला थोथा भी कहते हैं, कॉपर सल्फेट Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 पे डबल नेगेटिव। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 पे 2 पॉजिटिव Ca2 पॉजिटिव एंड NO3 पे नेगेटिव। छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और बाय हार्टली आपको सोचना चाहिए कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आपके कंपाउंड हैं जो आपसे डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं राइटिंग
केमिकल फॉर्मूला, कैसे आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखते हो। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस उस कंपाउंड का, उस जिस कंपाउंड में जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इट मीन्स जो भी एटम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसके सिंबल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होने चाहिए। देन उसके बाद से आपको सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है वैलेंसी की, और ये वैलेंसी क्या होता है, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। इसकी क्षमता, किसी भी एलिमेंट्स की क्या कॉम्बिनेशन की क्षमता है, क्या उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो कितने एटम्स के थ्रू वो कंबाइन कर सकता है, उसको एक टर्म में बोलते हैं वैलेंसी। तो आपको क्या पता होना चाहिए किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एटॉमिक, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो है आपको सिंबल पता होना चाहिए जिसका आप फॉर्मूला लिखने जा रहे हो। देन आफ्टर उसका जो है वैलेंसी पता होना चाहिए। देन अगर आपको ये दो चीजें अच्छे से पता है तो आप बहुत इजीली तरीके से किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हो। जस्ट मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूंगा, तो आपको एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियरिटी होगी। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे उसके कुछ आयन्स हैं और उसके कुछ सिंबल्स हैं, उसको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट किया हूँ बाय हार्टली, आपको लर्न भी करना है क्योंकि इसी के बेस पे आपको जो है किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आप लिख पाओगे। ओके, फर्स्ट है आपका सोडियम Na पॉजिटिव होता है, इसकी वैलेंसी +1 होती है। मैग्नीशियम जो होता है आपका, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर, इन सब की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। और एल्युमिनियम और फेरस पे आपका +3 भी होता है। तो ये आपकी इसकी वैलेंसी क्या होती है कि फेरस जो है आपका, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसकी वैलेंसी 3 होती है, एल्युमिनियम एंड फेरस। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, वो भी आप नॉन मेटालिक एलिमेंट है, हाइड्रोजन S पॉजिटिव, हाइड्राइड S निगेटिव, क्लोराइड Cl निगेटिव एंड Br माइनस निगेटिव मतलब सिंगल निगेटिव, एंड आयोडाइड सिंगल निगेटिव, एंड ऑक्साइड O डबल निगेटिव, एंड सल्फाइड S डबल 2 निगेटिव, एंड नाइट्राइड N ट्रिपल 3 निगेटिव। और जस्ट बेसिकली आपको जो है यहाँ पे देखना है कि सिंबल इसका जो वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका आपका जो है 3 होगा। नेक्स्ट मैं बात करूं पॉलीएटॉमिक आयंस, ये इंपॉर्टेंट है, बाय हार्टली आपको लर्न ही कर लेना है क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करता है। पॉलीएटॉमिक आयंस कंफ्यूजिंग होते हैं, इसको आपको लर्न करना है। अमोनियम की अगर मैं बात करूं, NH4 पॉजिटिव होता है, NH4 पॉजिटिव होता है, जिसे हम अमोनियम कहते हैं, नॉट अमोनिया। अमोनिया आपका NH3 होता है, अमोनियम आपका NH4 पॉजिटिव होता है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH निगेटिव होता है। नाइट्रेट आपका NO3 निगेटिव होता है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट, इसे हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। HCO3 को हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं बाइकार्बोनेट। HCO3 पे सिंगल नेगेटिव होता है, ये आपको याद रखना है। और ये पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। कार्बोनेट आपके CO3 डबल 2 निगेटिव होता है। सल्फाइड आपका जो SO3 डबल 2 निगेटिव होता है। सल्फेट आपका SO4 डबल 2 निगेटिव होता है। यहाँ पे आपको 2-3 चीजों में कंफ्यूजन होती है, सल्फाइड, सल्फेट एंड सल्फाइट, इन तीनों में कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे आप दूर करेंगे कंफ्यूजन को। सल्फाइड कैसा होता है, आपका जस्ट सिंबल S होता है और डबल निगेटिव होता है। तीनों पे बेसिकली आपका जो है डबल निगेटिव ही होता है, चाहे सल्फाइड हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे सल्फाइट हो। लेकिन ये आपके सल्फेट और सल्फाइड जो होते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। और अगर मैं बात करूं सल्फेट में आपका SO3 और SO3 डबल निगेटिव होता है। सल्फाइट में क्या होता है, बेसिकली सल्फाइट में SO3 डबल निगेटिव होता है और सल्फेट में क्या होता है, सल्फेट में SO4 डबल निगेटिव होता है। सल्फेट में SO4 डबल निगेटिव, सल्फाइट में आपका SO3 डबल निगेटिव। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सल्फाइड, सल्फेट एंड सल्फाइट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कैसे आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना होता है, अगर उसमें किसी भी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बना है कोई कंपाउंड, जनरली यही होता ही है, तो उसमें सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो भी मेटल्स है उसका सिंबल लिखोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, उसमें कैल्शियम का फॉर्मूला सबसे पहले लिखोगे, इट मीन्स उसका जो है सिंबल पहले लिखोगे, देन आप ऑक्साइड का लिखोगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्यों CaO होगा।
और क्यों आपको नीड है, क्यों मैं कह रहा हूं कि आपको जो है वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं, इसका सिंबल Ca हो जाएगा और ऑक्सीजन का आपका O हो जाएगा, और कैल्शियम का जो वैलेंसी होता है +2 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है कि -2 होता है। जस्ट आपको क्या करना है कि वैलेंसी को एक्सचेंज करना होता है। वैलेंसी को एक्सचेंज करना होता है तो आप यहाँ पे वैलेंसी एक्सचेंज कर लीजिए। जो आपको कैल्शियम का जो वैलेंसी है वो क्या हो, इसके ऊपर जो है आप यहाँ पे 2 लिखिए और यहाँ पे O2 लिखिए। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, जब वैलेंसी सेम हो जाती है तो इसको हम क्या करते हैं कि नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिंपली हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला CaO लिखेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि आपका CaO हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले Na लिखेंगे, देन आफ्टर Cl लिखेंगे, ये आपका +1 और ये आपका -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। इट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, आपको किस वैलेंसी को एक्सचेंज करना होता है और ये माइनस प्लस को ध्यान में नहीं रखना होता है, माइनस प्लस को ध्यान में नहीं रखना होता है। तो क्या हो जाएगा आपका Na और ये Cl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड में क्या हो जाएगा आपका Fe हो जाएगा और देन आप पर आपका सल्फाइड। तो सबसे पहले आप आयरन का सिंबल Fe लिखोगे, सल्फाइड का S होता है और Fe का जो आपका सिंबल जो होता है वो आपकी वैलेंसी +2 होती है और सल्फाइड की भी क्या होती है कि आपकी यहाँ पे -2 होती है। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इट मींस उसकी वैलेंसी को एक्सचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा FeS हो जाएगा। Fe2 और S2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या होता है कि कैंसिल आउट हो जाते हैं जब इसकी वैलेंसी क्या होती है कि दोनों की सेम होती है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आयरन सल्फाइड का FeS हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ CuO। Cu पे आपका जो है +2 और ये आपका ऑक्साइड पे -2। जब इसको आप एक्सचेंज करोगे इसकी वैलेंसी को तो CuO आपको देखने को मिलेगा। तो CuO जो है आपका कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड जो है इसका फॉर्मूला CuO हो जाएगा। तो ठीक ऐसे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का जो है वैलेंसी अगर आपको पता है तो वैलेंसी को एक्सचेंज करके और उसका सिंबल आपको पता होना चाहिए किसी भी कंपाउंड का, किसी भी जो है आपके एलिमेंट्स का। जब आप किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल आपको पता है, उसकी वैलेंसी पता है, उसके बेस पे आप जो है किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बहुत इजीली तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका पॉलीएटॉमिक आयंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो पॉलीएटॉमिक आयंस अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा है तो उसके लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में सबसे पहले आप मैग्नीशियम का सिंबल लिखोगे, देन आफ्टर आप जो है हाइड्रोक्साइड लिखोगे और हाइड्रोक्साइड का एक पॉलीएटॉमिक आयंस है। तो मैग्नीशियम का सिंबल, मैग्नीशियम का जो है आपका एटॉमिक जो वैलेंसी जो होता है Mg2+2 होता है और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है आपका -1 होता है। तो आप क्या करोगे, जब आप इसका एक्सचेंज करोगे वैलेंसी को तो MgOS का होल ट्वाइस हो जाएगा, MgOS का होल ट्वाइस। और यहाँ पे ब्रैकेट आपको नहीं भूलना है। अगर आपने ऐसे लिखा MgOS का OH2 तो ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए ये मस्ट होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर एक ही पॉलीएटॉमिक आयंस प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो इसमें आपको नहीं लगाना, नॉट रिक्वायर्ड ब्रैकेट, ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल NaOH में आप देख रहे हो कि NaOH में आपका जो हाइड्रोक्साइड है एक ही प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते NaOH, आप ब्रैकेट ऐसे नहीं ब्रैकेट लगा सकते हैं। आप ऐसे लिखेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स को मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ और आप होप आपको समझ में भी आया होगा और उसके बेस पे आप समझ करके लिख सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो जाएगा, आपका HCl हो जाएगा और हाइड्रोजन सल्फाइड आपका H2S हो जाएगा और ये आपका फॉर्मूला ऑफ द कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या होता है, CCl4 हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड आपका MgCl2 होता है। इसको आप लोग चेक कीजिएगा कि MgCl2 ही होता है या फिर और कुछ होता है। ऑन द बेसिस ऑफ जो भी मैं रूल्स अभी डिस्कस किया हूँ कि सबसे पहले आपको जो है सिंबल लिखना है, देन आप फिर उसकी वैलेंसी लिखना है और वैलेंसी को एक्सचेंज कर देना है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला ऑफ द एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका जो फॉर्मूला होता है Al2O3 होता है, Al2O3 होता है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला ऑफ द सोडियम नाइट्रेट NaNO3 होता है, NaNO3 होता है। फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका CaOS का होल ट्वाइस होता है, CaOS का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, Na
Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला ऑफ द अमोनियम सल्फेट, क्या होता है आपका अमोनियम सल्फेट? NS, जस्ट मैं इसको लिख करके बता रहा हूँ। अमोनियम सबसे पहले आप लिखोगे NH4 लिखोगे, और सल्फेट के लिए आप वर्ड यूज करते हो SO4 पे डबल निगेटिव। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी NH4 की? +1 होती है और इसकी -2 होती है। तो जब इसकी जो है वैलेंसी को एक्सचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा आपका NH4 का होल ट्वाइस और SO4। तो ये आपका जो है फॉर्मूला ऑफ द अमोनियम सल्फेट का हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स थे, इसके थ्रू, इसके बेस पे आप जो है किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप लिखिए, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2O हो जाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए क्या हो जाएगा आपका? Al3। बेसिकली एल्युमिनियम का क्या होता है? +3 होता है और क्लोरीन का आपका -1 होता है, तो क्या हो जाएगा? AlCl3 आपका एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na, और सल्फाइड के लिए मैं बता चुका हूँ S पे डबल निगेटिव, तो +1 और ये आपका -2। जब इसको एक्सचेंज करेंगे तो आप पाएंगे Na2S, सोडियम सल्फाइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही सिंपल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका Mg होता है और हाइड्रोक्साइड आपका क्या हो जाएगा? OH। तो Mg पे +2 और ये -1। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन उसका एक्सचेंज करोगे वैलेंसी को, तो आपको देखने को मिलेगा MgOH का होल ट्वाइस। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स है जिसके बेस पे आप लिख सकते हो बहुत इजीली तरीके से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपसे कंपाउंड दे दिया जाएगा और इससे पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या होगा। राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये आपका कौन सा कंपाउंड, किस कंपाउंड का ये फॉर्मूला है? तो इसका आप बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको ये एल किसका सिंबल होता है? एल जो होता है एल्युमिनियम का होता है, और SO4 किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? सल्फेट। तो क्या हो जाएगा आपका? एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। ये CaCl2 में Ca क्या है आपका? Ca आपका कैल्शियम है और ये आपका Cl2 क्या है? क्लोरीन है। तो आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका K2SO4, K किसको रिप्रेजेंट करता है? K पोटेशियम को रिप्रेजेंट करता है, और SO4 किसको रिप्रेजेंट करता है? सल्फेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K2SO4 हो जाएगा, और K2SO4 को हम पोटेशियम सल्फेट कहेंगे सिंपली। नेक्स्ट आपका KNO3, K आपको पोटेशियम को रिप्रेजेंट करता है, NO3 आपको नाइट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका फॉर्मूला, इसका जो नेम क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप जो है एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं कि इनके सिंबल्स के थ्रू और इसके वैलेंसी के थ्रू, तो आपको क्लैरिटी आएगी इस कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। जनरली आपको Ca जो सिंबल होता है किसका होता है? कैल्शियम का होता है, और कार्बोनेट के लिए CO3 रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जनरली आपका कार्बोनेट पे डबल निगेटिव होता है, और Ca पे भी +2 और कार्बोनेट पे भी डबल निगेटिव। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन इसकी वैलेंसी को एक्सचेंज करोगे, तो क्या आपको ऑब्टेन होगा? CaCO3, और CaCO3 क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। इसी के साथ आपका चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर DSSBT नेचुरल साइंस के लिए कंप्लीट होता है। मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में इस चैप्टर को डिस्कस किया, और आई होप आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इस चैप्टर का। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से आपने शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा होगा, वीडियो काफ़ी लेंदी है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।